Hello everyone and I welcome you all to another informative session of Educator। मेरा नाम है प्रणय शर्मा और इस YouTube वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत को अफेक्ट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। दोस्तों, आज के वक्त में एक न्यूज़ ऐसा है जो हमेशा से सुर्खियों में रहा है और वो ये है कि डॉलर के प्रति रुपये का गिरता भाव यानी कि रुपी डेप्रिसिएशन। 1947 में जहां एक डॉलर की कीमत लगभग 4 रुपए हुआ करती थी, वहीं आज के टाइम में इस डॉलर की कीमत काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जहां पिछले साल तक एक डॉलर का रेट 75 रुपए तक था, वहीं इस साल डॉलर का रेट रिकॉर्ड ब्रेकिंग 82 रुपीज़ से भी ज़्यादा पहुंच गया है। यहाँ तक कि IMF का ये तक कहना है कि 2029 तक आते आते एक डॉलर की कीमत 94 रुपये तक पहुँच जाएगी। इस गिरावट की वजह से जहां एक वक्त इंडियन फॉरेक्स रिजर्व 634 बिलियन डॉलर्स की हुआ करती थी, वही सितंबर आते आते अब गिरकर 537.5 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रुपी इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट क्यों कर रहा है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वन ऑफ द कॉमन रीज़न है ट्रेड डेफिसिट। ये ट्रेड डेफिसिट आखिर है क्या? दोस्तों, जब किसी भी देश का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो तो हम कह सकते हैं कि वो देश ट्रेड डेफिसिट एक्सपीरियंस कर रहा है। इंडिया इस समय फॉरेन गुड्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इंडियन गुड्स फॉरेन मार्केट में इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। वैसे तो रुपी डेप्रिसिएशन के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ही मेन रीज़न होते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये करेंसी डेप्रिसिएशन मेनली एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही बताया जा रहा है। रिसेंटली डेवलप्ड नेशंस जैसे कि अमेरिका और इंग्लैंड में इन्फ्लेशन जो है वो हाई रेट तक पहुंच गया है। जहां इन दोनों देशों में इन्फ्लेशन रेट 8% तक पहुंच रहा है, वहीं भारत जैसे डेवलपिंग नेशंस में ऐसा इन्फ्लेशन रेट देखने को नहीं मिल रहा है। कोविड-19 इस बढ़ते इन्फ्लेशन का एक मेजर कारण बताया जा रहा है। दरअसल कोविड के बढ़ते केसेस के बाद डेवलप्ड कंट्रीज ने कुछ हार्ड स्टेप्स उठाए थे कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। डेवलप्ड नेशंस ने मैसिव इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस लॉन्च किए थे। ये कदम ज़्यादातर तब उठाया जाता है जब कंट्री की इकोनॉमी किसी बड़े कारण की वजह से, जैसे कि वॉर, ट्रेड, पेंडेमिक, रिसेशन, इन सभी कारणों की वजह से गिरती चली जा रही हो। इस स्टेप की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कई डेवलप्ड नेशंस में मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ है और प्रोडक्शन लेवल्स में इतना रिकवरी देखने को नहीं मिला है। कोविड के कई सारे नए वेरिएंट निकलने की वजह से लॉकडाउन भी इम्पोज किया गया, जिससे कि सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो गए। बची कुछ कसर रशिया यूक्रेन के वॉर ने पूरी कर दी, जिस वजह से क्रूड ऑयल और गैस प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं यूरोप में। माना जा रहा है कि कई सारे डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस 2008 के रिसेशन से भी बदतर लेवल पर जा रही है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल भारत की नेबरिंग कंट्री श्रीलंका है। इकोनॉमिक ग्रोथ ना होने की वजह से फॉरेन नेशंस इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है, और क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी उस लेवल पर नहीं है तो फिर वो इन्वेस्ट क्या करेगी। बढ़ती महंगाई और स्टॉक मार्केट में उथल पुथल की वजह से कॉर्पोरेट्स और इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से पीछे हटने लगे हैं एंड देयरफॉर उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी कम होने लगी है, और इसी कारण इन्वेस्टर्स गोल्ड या फिर US ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनमें इन्वेस्टर्स इसलिए भी इंटरेस्टेड है क्योंकि ग्लोबल मार्केट की तरह इनमें हाई वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती, प्लस इस वक्त ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसलिए इसे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर्स के चलते फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से पैसा निकाला, जिससे रुपए की सप्लाई के साथ साथ डॉलर की डिमांड भी बढ़ी, जिसके चलते रुपी कमज़ोर होने लगा। इन एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ साथ इंटरनल फैक्टर्स ने भी कुछ हद तक अपना रोल प्ले किया। RBI के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इंडियन GDP ने भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और बाहर के इन्वेस्टर्स ने उस वजह से भी इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट कम रखा, जिसके चलते डॉलर का सप्लाई कम हुआ और रुपी वहाँ पर भी डेप्रिशिएट हुआ। अब सवाल ये उठता है कि रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से कंट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वेल द आंसर इज़ कि कंट्री के आम लोगों पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है उन पर इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। जो भी बिजनेस इंपोर्ट करती है उन पर इस रुपी डिप्रिसिएशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो भी बिजनेस एक्सपोर्ट का काम करती है उन पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मिसाल के तौर पर भारत का बिजनेस फॉरेन मार्केट में डॉलर्स में ट्रेड करता है, और अगर इंडिया का कोई भी बिजनेस मार्केट से कोई भी चीज़ इंपोर्ट कराना चाहती है तो डॉलर का रेट ज़्यादा होने की वजह से भारत को ज़्यादा रुपीस खर्च करने पड़ते हैं।
वहीं अगर भारत अपनी जगह से फॉरेन मार्केट में कुछ भी एक्सपोर्ट करता है तो डॉलर का रेट ज़्यादा होने की वजह से कंट्री में कैश इनफ्लो ज़्यादा होगा। एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि रुपी डेप्रिसिएशन से कंट्री से एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा, जो कि कंट्री के जीडीपी के लिए कुछ हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है। इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि आईटी, फार्मेसी, सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सपोर्ट के ज़रिए कंट्री में कैश इनफ्लो बढ़ा रहे हैं। प्लस ज़रूरी ये भी है कि भारत क्रूड ऑयल में अपना पैसा कम खर्च करे, क्योंकि भारत क्रूड ऑयल का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। ताकि क्रूड ऑयल पर खर्चा कम हो, इसलिए सरकार ईवी व्हीकल्स में बहुत फोकस कर रही है। इसके साथ साथ जो भी इंडियन इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, अगर वो यूएस के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी कैश इनफ्लो में बहुत फ़र्क डाल सकता है। ऐसे स्टेप्स भारत के लिए फ़ायदेमंद तो हैं, लेकिन रुपी डेप्रिसिएशन को 1 या 2 साल में नहीं रुका पाएगा। इसमें कम से कम 10 साल लगेंगे अगर भारत उस डायरेक्शन में अच्छे एफर्ट्स लगाता है तो। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।